कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। गिफ्ट पैकिंग और बाकी काम समेटने के बाद सब थक चुके थे। कल सबको प्रिया के घर ही लेकर भी जाना था, तो सब सोने चले गए। आराधना ने गौरांगी को जब तक केशव की शादी नहीं हो जाती तब तक अर्धांग को संभालने को कहा, जो कुछ हद तक उसे भी सही लगी। वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी शादी में कोई भी अड़चन आए, और वैसे भी जानती तो वो सब ही थी कि होना तो कुछ है नहीं, पर अर्धांग को समझाना भी तो इतना आसान नहीं था। सोचकर गौरांगी का दिमाग खराब हो रहा था। केशव की शादी के ठीक 10 दिन बाद उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, मतलब सब कुछ कैसे करेंगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिलहाल तो अभी के लिए उसे अर्धांग के आने की टेंशन हुई। 12 बज चुका था। उसने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया, पर वो स्विच ऑफ था। एक अजीब सी बेचैनी से वो भर उठी। बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर गले में डाल वो ऐसे ही सीधा छत पर पहुंच गई। सामने रोड पर फैला सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और ठंडी हवा के झोंके जो उसके बदन में एक झुरझुरी पैदा कर रहे थे, जिसका उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा था। भरी हुई आंखें और बेचैन मन से उसने नज़र उठाई। सामने बंद पड़ा उसका कमरा और खाली सी वो जगह जहां वो अक्सर खड़ा होता है। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। घबराहट ऐसी थी कि हाथ पैर कांपने लगे। पिछली बार कैसे उसे चोट आई थी, कहीं इस बार भी नहीं। नहीं, वो खुद से बोल पड़ी। मन में आए बुरे विचार वो झटक रही थी, पर यह करना नामुमकिन सा लग रहा था। मोबाइल ऑन कर उसने एक बार फिर टाइम देखा। 1 बज चुका था। कांपते हाथों से एक बार फिर उसका नंबर डायल किया, जो अब भी स्विच ऑफ ही बता रहा था। कब उससे उसे इतना प्यार हुआ ये तो वो भी नहीं समझ पाई। आज मन के डर की यूं महसूस कर उसे अपनी इंतहा पता चल रही थी। वो रही ही कहाँ खुद की, वो तो कब की अर्धांग की हो चुकी थी। उधर रात के 1:30 बजे जब अर्धांग डील फाइनल कर बाहर आया तो देखा उसका मोबाइल कब का स्विच ऑफ हो चुका था। शायद चार्ज करना भूल गया था। उसे सबसे पहला ख्याल गौरांगी का ही आया। उसने गाड़ी में फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और ऑन किया। गौरांगी के मिस्ड कॉल के मैसेज उसे तुरंत रिसीव होने शुरू हो गए। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। सोचकर उसने कॉल बैक किया तो अब फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने फ़ोन पैसेंजर सीट पर गुस्से में फेंका और गाड़ी फुल स्पीड से मुड़ा दी। वो एक टक बरसती हुई आंखों से गली के मोड़ पर देख रही थी। हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी, पर वो हिली नहीं थी। दूर से आती हुई गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ और लाइट जब गली में आती हुई महसूस हुई तो उसने धड़कते हुए दिल से उसे हवेली के गेट के सामने रुकते हुए देखा। अर्धांग ने उसे बरसती हुई रात में गाड़ी के अंदर से ही छत पर खड़े हुए उसे देख लिया था। वो उसे रुकने का इशारा कर सीधा हवेली के अंदर भागा। एक सुकून की लहर गौरांगी के दिल में उतर गई। उसने एक गहरी सांस ली तो आंखों में भरे हुए आंसू गालों पर छलक पड़े। कितना डर सा गई थी वो। मेन गेट खुलते ही गाड़ी की चाबी सर्वेंट के ऊपर फेंक वो सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा। साहब खाना मैं खा कर आया हूँ, सो जाओ तुम, बोल उसने चंद कदमों में ही सीढ़ियाँ नाप दी। छत पर पहुँच सीधा खुली हुई छत की तरफ जाकर उसने गौरांगी की खुली हुई छत पर छलांग लगाई और उसके करीब पहुँच गया। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ी खड़ी गौरांगी के कंधे पर अपना हाथ रखा, वो सीधे मुड़कर उसके सीने से लग गई। वो एक कदम पीछे हुआ, फिर इसको पकड़कर खुद को संभाल लिया और अच्छे से उसे बाहों में समेट लिया। उसके पीठ पर चलते हुए हाथ अर्धांग को ये समझा गए कि वो चेक कर रही थी कि कहीं उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। आंखों से निकले हुए आंसू उसके शर्ट को भिगो रहे थे, जिसकी गर्माहट अर्धांग के दिल को बेचैन कर रही थी। मैं ठीक हूँ, वो उसके गले के पास अपना मुंह घुसाकर बोला तो बिजली की फुर्ती से उससे अलग हुई। जब बात ही नहीं करनी होती तो मोबाइल रखते ही क्यों हो, गौरांगी बोली तो अर्धांग ने उसे एक नज़र देखा। सूट सलवार, ऊपर से सिर्फ दुपट्टे में वो छत पर खड़ी थी। एक तो ठंड, ऊपर से हो रही हल्की बारिश की फुहार, जिससे उसके लंबे बाल हल्के नम हो चुके थे। दुपट्टा भी हल्का सा सीने से चिपक चुका था। उसके माथे पर बल पड़ गए। पहले ये बताओ ऐसे ही छत पर क्यों आई, बीमार पड़ जाओगी, वो आगे बढ़कर उसे अपनी जैकेट उतार पहनाते हुए बोला, जो गौरांगी ने झटक दी। नहीं पहननी, वो रोई हुई आवाज़ में रूठी रूठी बोली तो अर्धांग को बड़ी प्यारी लगी।
बाबू, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था जान, वरना तुम जानती हो मैं तुमसे ज़रूर बात करता। ऐसा कभी हो सकता है क्या? गुस्सा ना हो, आई एम सॉरी। वो उसे बार बार जैकेट झटकते हुए देख जैकेट उसके कंधे से डाल उसे हाथों से जकड़ कर बोला ताकि वो दोबारा निकाल ना पाए। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी पर छूट नहीं पा रही थी। आखिर कुछ देर बाद शांत हो गई। और कोशिश करनी है मुझसे छूटने की? कर सकती हो पर छूट नहीं सकती। अर्धांग उसके ऊपर झुकते हुए बोला तो वो पीछे झुक गई। क्या कर रहे हो? पीछे झुकना बंद करो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, अभी उसमें वक्त है। हटो, तुम कुछ भी बोलते हो। एक तो खुद गलती करो, ऊपर से मुझ पर ही हावी हो जाओ। इधर देखो, मेरी तरफ। नहीं देखूंगी। गौरांगी, वो उसके चेहरे को एक हाथ से अपनी तरफ घुमाकर बोला। आई एम सॉरी बाबू, गलती है मेरी, जानता हूँ। फिक्र हुई होगी तुम्हें मेरी। यही तो बातें हैं तुम्हारे अंदर जो मुझे पागल कर जाती हैं। आई लव यू, वो खुमारी से बोला और उसके माथे को चूम लिया। फिर होठों की तरफ बढ़ने लगा तो वो एक बार फिर पीछे को झुकने को हुई, पर उसने उसे होने ना दिया। उसके गुलाबी से हुए होठों को खुद में समेट उसकी पलकों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो भी उसके एहसास में सिमटी हुई उसकी बाहों में सिमट गई। आंखों से निकली हुई एक आंसू की बूंद इसे एहसास दिला रही थी कि उसका स्पर्श अनजाना कहाँ है। वो तो ना जाने कब से इसे अपने अंदर समेटे हुए थी। बरसती हुई हल्की फुहार, ठंडी सी रात उनके प्यार की गर्माहट को कम नहीं कर पा रही थी। रुकती हुई सांसें जब गौरांगी से सहन ना हुई तो उसने धीरे से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया। वो झल्ला उठा। उसने उसकी कलाई को पीछे कमर पर करके हाथ पकड़े और एक झटके से उसे और खुद के करीब कर लिया तो गौरांगी ने छूटने के लिए उसके लबों को बाइट किया, जिससे उसकी पकड़ उसके लबों पर हर हाथों पर हल्की हुई तो वो मौका पाकर पीछे हुई और तेजी से सांसें लेने लगी। अर्धांग उसे घूर रहा था। शायद उसका यूं अलग हो जाना उसे पसंद नहीं आया। सांसें खींच लोगे तभी मानोगे, और तुमने किया कैसे ये? वो उससे हल्की सी नज़र चुरा कर बोली। तुमसे पूछ कर करता, वो गुस्से से बोला। हाँ, वो जैसे ही बोली तो उसने झटके से एक बार फिर उसे खुद की बाहों में खींच लबों को कैद किया और पूरी शिद्दत से उस पर खुद को उतार उसके लाल हुए चेहरे को हाथों में भर लिया। मेरा हर रीति रिवाज सब तुमसे है। तुम मुझे भले ही 7 फेरे लगाकर अपना पति मानो, पर मैंने तुम्हें मान लिया है कि तुम मेरी हो। एक पत्नी की हैसियत से मुझे कुछ बोलने, मेरे साथ कुछ भी करने का अधिकार तुम्हें मैंने बहुत पहले ही दे दिया था। किसी और का तो मैं तुम्हें देने का सोच भी नहीं सकता। बाकी रही बात तुम्हें छूने की, तो अगर मना करोगी तो मानूंगा नहीं, पर तुम्हारी बात समझ जरूर लूँगा। लिमिट्स क्रॉस नहीं करूँगा। बाकी कभी मना मत करना खुद को हाथ लगाने से। फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम्हें प्यार करने की कोई बंदिश मैं नहीं मानता। वो उसके आंखों के बेहिसाब जुनून को महसूस कर सिहर उठी। आने वाले वक्त का सोच उसकी जबान खामोश सी हो गई। सुन रही हो ना? वो गुस्से को दबाकर नॉर्मली बोला तो वो होश में आई और धीरे से खामोश होकर उसके पहलू से निकल खामोशी से मुड़कर खड़ी हो गई। नाराज हो गई क्या? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी तो अपने हिसाब से ही मुझे रख रहे हो, जैसे सब करते हैं। गौरांगी कुछ रूखे से बोली तो अर्धांग ने उसे अपनी तरफ मुड़ाया। नहीं बाबू, ऐसा मत बोलो। उसने उसकी भरी हुई आंखों को देखा तो वो खुद पर गुस्सा हो उठा। ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हें बांट नहीं सकता। गुस्सा हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझता नहीं हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बस तुम एक बार शादी की बात घर पर कर लो। अब इतना दूर मुझसे नहीं रहा जाता, वरना मैं टच करूँगा ज़रूर और तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें अपने हिसाब से रखता हूँ। मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम ये सब करना बंद नहीं करोगे? गौरांगी उसकी ये बात सुन सब बातें भूल तुरंत बोली। नहीं। वो उसकी तरफ नज़र उठाकर अपने बालों को हाथों से सवार आराम से बोला। कितने बेशर्म हो। वो एक बार फिर शर्म से अपने बालों को कान के पीछे करके बोली। थैंक्स फॉर कम्प्लीमेंट। अब कहना तो नहीं चाहता, पर नीचे जाओ, बारिश तेज हो रही है, भीगोगी तो बीमार पड़ोगी, फिर मुझे दूर रहने का एक और बहाना मिल जाएगा तुम्हें। अर्धांग बोला तो गौरांगी ने उसकी जैकेट उतार उसे पकड़ाई और नीचे की तरफ चल दी। और वैसे भी उसके कारनामे के बाद वो ना जाने कैसा फील कर रही थी। जिद्दी। वो जाते हुए बोली। सुन लिया मैंने। हाँ, तो सुनाने के लिए ही बोला है मैंने। बोल। गौरांगी अपने दुपट्टे को संभाल नीचे उतर गई। 3 बज चुका था। पूरी रात तो उनकी यूं ही बीत चुकी थी।
वो नीचे आई तो ना चाहते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसकी खुशबू आज उसके अंदर महसूस हुई, उसकी सांसें महक रही थी उसके एहसास से। उसने आईने के सामने जाकर खुद को देखा तो शर्म से नज़र झुक गई। सही तो कहता है वो, बिन मांग भरे आज वो उसकी दुल्हन सी दिखाई दी उसे, पर वो ज़्यादा देर तक ऐसे ना रह सकी। कुछ याद आते ही एक बार फिर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक दर्द उसकी आंखों में उतर आया, फिर वही टेंशन उसके दिमाग पर हावी हो जा रही थी जो आजकल उसके दिमाग को खाए रहती है। हे कान्हा, मदद करिए। वो एकदम हाथ जोड़ सजदे में झुक गई। सुबह की शुरुआत गौरंगी के छींकने से हुई। आज सुबह से वो सर पकड़े इधर उधर कर रही थी। गौरांगी, दवाई ले लो छोरी, वरना पता चले कि वहाँ हम सगुन से और तुम छींक कर अब सगुन करो। और तुम्हें जुकाम हुआ कैसे? कल तक तो ठीक थी। ललिता बोली तो उसे अर्धांग की खुशबू फिर से महसूस हुई जो कल रात से उसे अपनी सांसों में महसूस हो रही थी। आप चिंता ना करें बुआ, मैं तैयारी कर दूंगी, आप सब चले जाइए, मैं घर पर ही रहूंगी। वो एक बार फिर अपना सर पकड़कर बोली जो वाकई दर्द से फटा जा रहा था। यही ठीक है जीजी, तुम आराम करो यहीं, मैं कान्हा को बोल दवाई मंगवा दूंगी। वो बाबूजी को लेने गया है। वो सुबह चले गए थे ना दुकान पर कि जब तक हम तैयार होंगे वो दुकान का हिसाब देख लेंगे। गौरांगी बोली। अच्छा फिर रहने दीजिए, सो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, आप सब जाइए। वो सारी मिठाई के बॉक्स एक के ऊपर एक रख डोरी से बांध कर बोली। तो ठीक है आराधना, चलो बेटा, कुकू को कपड़े पहना लो और सुप्रिया और अनुराधा को भी थोड़ा जल्दी करने को कहो। तुम्हारे बाबूजी ने मुहूर्त 11 बजे का बताया है और 9 तो यहीं बज गए। रोज़ 10 चक्कर लगते हैं प्रिया के घर के, और तैयार ऐसे हो रही हैं जैसे पहली बार जा रही हैं। वसुधा चिल्लाती हुई बोली। आ रही हूँ, अब क्या फंक्शन में भी घर के कपड़े पहन कर जाएं? अनुराधा रूम के गेट से झांक कर बोली और वापस अंदर चली गई। अरे माँ, अपने मोहल्ले ही तो जाना है, अभी तैयार हो जा रहे हैं सब। गौरांगी, जरा केशव को देख लो, आराधना बोली तो वो सर दर्द किनारे कर केशव के रूम की तरफ बढ़ गई जहाँ केशव लगभग तैयार हो चुका था। अच्छे लग रहे हैं भाई, वो दरवाजे से टिक कर बोली तो केशव मुस्कुरा दिया। थैंक्स गौरांगी, अब बताओ ये कुर्ता अच्छा तो है ना? वो अपने हल्के पीले कुर्ते की तरफ जिसके गले पर बहुत सुंदर हैंड प्रिंट बना हुआ था उसे देखते हुए बोला। बहुत अच्छा है भाई। वो आंखों से उसके चेहरे की चमक को आंखों से उतार बोली। उधर अर्धांग अभी भी सो रहा था। नीचे जोरावर चौधरी कब से इधर उधर कर रहे थे। आजकल अर्धांग का बिहेवियर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। संग्राम, पता करो आजकल अर्धांग ऐसा क्यों कर रहा है। आप पूछ क्यों नहीं लेते बाबूजी? उससे खुद जानते हैं, उसके बारे में कुछ भी पता करना मुश्किल है। संग्राम, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, वरना हमने जो लड़की उसके लिए चुनी है उससे इनकार क्यों है उसे? हमें तो लगता है बाबूजी उसे कोई पसंद आ गई है। कुलवंती नयनतारा की तरफ नज़र उठाकर बोली तो वो जल भून कर राख हो उठी। तो हमें पता तो चले आखिर कौन है, क्या खानदान है। ऐसे तो कोई हमारी बहू नहीं हो सकती। अनिमेश, तुम तो उसके करीब हो, तुम पता करो। वो एकदम बोले तो वो चाकू से सेव काट उन सब के मज़े ले रहा था हड़बड़ा गया। देखिए दादाजी, कहने को ही मैं बड़ा हूँ, बाकी उसकी आंखें देखी है, मैं तो कभी ना पूछूँ। वो उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए ड्रामा कर बोला तो सोना ने टेबल के नीचे से उसके पैर पर पैर मारा। वो चाहती थी कि अनिमेष अर्धांग की तरह घर में एक वजूद बनाए, भले ही वो मतलब ना रखता हो किसी से, लेकिन जो उससे कह देते जोरावर चौधरी वो कर देता था। पर उसकी मौजूदगी ऐसी थी कि उससे कुछ भी कहने से पहले सब एक बार सोचते जरूर थे। आह, क्या हुआ लल्ला? कुलवंती जी बोली। कुछ नहीं माँ, चाकू उंगली में लग गया। तो ये तुम्हारी बीबी क्या सिर्फ दिन भर मेकअप करने के लिए है? दो इसे चाकू, काट कर दे सेव। वो सोना की तरफ देख दांत पीस कर बोली तो उसने मन मारकर अनिमेष के हाथ से चाकू ले सेव काटना शुरू कर दिया। किसी काम का नहीं है मेरा पति, वो धीरे से बड़बड़ा उठी। तो अनिमेष को बड़ा मज़ा आया। आखिर उसके भाई के कारनामे पूरे घर की नींद उड़ाए हुए थे और वो आराम से सो रहा था। इधर अर्धांग का दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण नयनतारा झल्ला उठी। वो गुस्से से नीचे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसकी खुली हुई खिड़की पर उसकी नज़र पड़ी। अब उसके देखने की तलब थी तो वो उसके सामने खड़ी हो गई। उड़ते हुए पर्दे से सामने पेट के बल बिना शर्ट के लेटा हुआ दिखता अर्धांग उसकी तन बदन में आग लगा गया।
कमर तक कंबल से ढका हुआ उसका गोरा कसा हुआ बदन, बंद घनी पलकें, सिल्की बाल जो उसके माथे को ढके हुए थे और उसके लाल होठ। कितना खुशनसीब है ये तकिया जो उसके इन होठों को छू रहा है। इसे तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। नयनतारा ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर आंखों में उसे पाने की तलब के साथ कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऊपर आती नेहा ने नयनतारा को देखकर कहा तो वो सक पका गई। जानती नहीं हो तुम्हारे भाई से मेरी शादी फिक्स हुई है। अभी भाई ने हाँ नहीं बोला है और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो किसी और का फैसला खुद पर हावी नहीं होने देते। तो मान लेंगे, वैसे भी क्या कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, जवान हूँ। माना कि वो बहुत खूबसूरत है, पर मैं कम हूँ क्या? ये तुम मुझसे पूछ रही हो या खुद को बता रही हो? उन्हें देख खुद को उनके सामने कम मानती हो क्या? खैर वो तो तुम ही जानो। फिलहाल जाओ यहाँ से, भाई को कोई डिस्टर्ब करे ये उन्हें पसंद नहीं। नेहा बोली तो नयनतारा ने उसे मन ही मन कोसा। ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि एक तो अभियंता जो उसके फेवर में थी, उनको नाराज़ करना उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। आखिर नेहा से बढ़कर उनके लिए कोई लालच नहीं होगा। एक बार शादी होने दो फिर बताऊंगी, सोचकर नयनतारा नीचे चली गई और नेहा ने तुरंत अनुराधा को फ़ोन लगाया ताकि पता कर सके कि क्या हो रहा है। आखिर प्रिया उसकी भी सहेली थी। घर वाले जाने नहीं देंगे, वरना वो कब का वहाँ पहुँच चुकी होती। ठीक 10:30 बजे अर्धांग की आंखें खुली। धूप खिड़की से होकर उसके मुंह पर आ रही थी। वो पलटा और उंगलियों से माथे के बाल पीछे किए तो जहन में गौरांगी की महक उतर आई। उसने दोबारा तकिए में मुंह घुसा दिया। उसके होठों की नरमाहट अब भी उसके लबों पर मौजूद थी। उससे दूर रहना किस कदर मुश्किल होता जा रहा था ये वो बता नहीं सकता था। अगर गौरांगी की फिक्र ना होती तो वो कब का उसे अपने पास ला चुका होता। हाथ बढ़ाकर उसने साइड में पड़ा फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। वो जो अभी अभी लेटी थी उसके मोबाइल की रिंग सुन झल्ला उठी। स्क्रीन पर अर्धांग का नाम देख एक पल को उसने फ़ोन ना उठाने की सोची, फिर उसके गुस्से को याद कर उठा लिया। हेलो, उसकी सोकर हुई नसीली सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो एक पल को गौरांगी सिहर उठी। एक बार फिर दिल के तार झनझना उठे। कोई कैसे उसके मुंह से बचे? प्यार करने में परफेक्ट, और जो आजकल की लड़कियों को अदाएं चाहिए वो तो उनमें नहा कर निकला था। ऐसे ही नहीं, पूरे मोहल्ले की लड़कियां उसकी दीवानी थीं। हेलो, सुन रही हो ना? वो फिर एक बार वैसे ही बोला। वो हाथ से सर दबा कर बोली। सुनने के लिए फ़ोन किया तो बोलो। मेरा मूड नहीं है बोलने का, बात करना है तो करो, वरना फ़ोन में एक रेड आइकॉन शो हो रहा होगा। और कोई वक्त होता तो अर्धांग झल्ला उठता, पर अभी उसकी दबी हुई आवाज़ उसे समझा गई कि वो बीमार है। उसकी बंद पलकें तुरंत खुल गई और वो झटके से उठ बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ है? तबीयत खराब है? हाँ, आपकी मेहरबानी है। दवाई ली? अर्धांग उसकी बात इग्नोर मार कर बोला। इतना भी बीमार नहीं हूँ, कान्हा आएगा तो मंगा लूँगी। अभी थोड़ी देर सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो और भी तो लोग हैं घर में, उनसे मंगा लो, या फिर सिर दर्द लेकर बैठी रहोगी? सब लोग आज प्रिया के घर पर गए हैं। सब लोग मतलब सब लोग। आज केशव भाई का रोका है, वो वहाँ से आएंगे तभी मंगा लूँगी। और मेरा मन बाहर जाने का बिल्कुल नहीं है, तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। और कुछ स्वामी जी? हाँ, वो बिस्तर से उठ शर्ट पहनकर बोला। वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि बिना पूछे तो आप मुझे जाने नहीं देंगे। सब कितनी देर में आएंगे? यही कोई 3-4 घंटे में। उनके घर खाने की भी व्यवस्था है। गुड, काफ़ी है। वो बोला तो उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसके हाथ पैर कांप गए, गला सूख गया। गौरांगी कुछ हटक कर बोली, तुमने क्यों पूछा? आराम करो, बोल। अर्धांग ने फ़ोन काट दिया और गौरांगी का तो दिमाग ही भन्ना गया। काहे का सर दर्द, काहे का बुखार। अर्धांग के दिमाग के वो अच्छे से पढ़ सकती थी। वो आगे का सोच घबरासी उठी। इधर जैसे ही वो ऐसे ही उठकर शर्ट की बाहों को समेटता हुआ नीचे आया। पूरा घर उसे ही देखने लगा। नयनतारा तो उसके उस रूप की दीवानी हो उठी। अर्धांग, कहाँ जा रहे हो? जोरावर चौधरी की आवाज़ गूंजी। कुछ नहीं दादाजी, कुछ काम है। ज़रूरी है? आपका काम मैंने कल रात कर दिया था, और कुछ हो तो मुझे मैसेज कर देना। बोल। वो बाइक की चाबी अनिमेष की पॉकेट से निकाल बाहर की तरफ चला गया। वहीं किसी जगह अभिलाष मोबाइल में गुस्से से देखता हुआ कोई वीडियो देख रहा था जो निखिल ने उसे लाकर दी थी।
देख लो अभिलाष, तेरी होने वाली बीबी का चक्कर है इसके साथ। तभी उस दिन ये लड़का हमें मारने आया था। वो अपने गाल पर हाथ रख कर बोला। अर्धांग का थप्पड़ उसे आज भी याद है। मैं तो उसी दिन जान गया था कि कोई तो बात है, तभी तुम्हें कहा कि मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। कितनी मुश्किल से मिली है मुझे ये। वो तो पार्किंग एरिया की थी तो मिल गई, अंदर की फुटेज तो सिर्फ दिखा ही रहा था। तुझे छूने तक नहीं देती और उसे देख कैसे करीब खड़ा है। देख ले अभिलाष, कहीं ऐसा ना हो तुझसे पहले कोई और मजा ले ले। वो उसके जले पर नमक डालकर बोला। तुम टेंशन ना लो, गौरांगी के साथ सुहाग रात तो मेरी ही होगी, वो भी शादी से पहले। ये हुई ना बात तो प्लान बना कोई। प्लान तैयार है, मेरे साले साहब की शादी है ना आज से ठीक 14 दिन बाद। बस तू देखता जा। वो वैसी हंसी हंस कर बोला और फिर मोबाइल सामने टेबल पर फेंक कर मार दिया। उसने बाइक वहीं साइड में खड़ी की और इधर उधर छत पर और हर जगह अपनी पैनी नज़र डाली। कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने गौरांगी को फ़ोन लगाया, जो उसने झट से रिसीव कर लिया। उसकी तो टेंशन से वैसे ही जान हलक में आ चुकी थी। दरवाज़ा खोलो जल्दी, इससे पहले कोई आ जाए। क्या कह रहे हो? करना क्या चाहते हो? क्यों मुझे पागल करने पर तुले हो? तुम खोल रही हो दरवाज़ा या फिर तोड़कर अंदर आऊं? वो गुस्से से बोला तो गौरांगी पैर पटकते हुए दरवाजे के पास गई और जैसे ही खोला वो बिजली की फुर्ती से अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम यहाँ? वो उससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई। डर के मारे आवाज़ गले से बाहर आ ही नहीं रही थी। अब लुक देना बंद करो, सब चेक करके आया हूँ, ये लो। वो उसके आगे दवाई का पैकेट बढ़ाकर बोला। फिर दूसरे हाथ से उसके माथे पर हाथ रख उसका बुखार चेक किया। बुखार काफ़ी तेज है, लापरवाही की भी हद होती है। अर्धांग गुस्से से बोला, पर गौरांगी अभी भी सदमे में ही थी। ये शास्त्री भवन, उसमें भी एक लड़का, उसमें भी सामने वाले घर का। ललिता बुआ की आवाज़ को वो अपने मन में ही इमेजिन करने लगी थी। फिर होश में आते ही बोली, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? अच्छी नहीं लगती सुकून से। अभी किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या होगा। हे कान्हा, इससे तो अच्छा मुझे पागल ही कर दो। कहा ना कुछ नहीं होगा, अब दवाई खाओ। वो उसके हाथ पकड़ उस पर दवाई रख कर बोला, नहीं खानी मुझे दवाई। और गौरांगी बोली तो अर्धांग के सब्र का बांध टूट गया। उसने झुककर उसे गोद में उठा लिया और सामने के कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। गौरांगी तब तक कुछ न कुछ उसे सुनाती ही रही। एक शब्द नहीं गौरांगी। वो गुस्से में हुए लाल आंखों से उसे देखकर बोला तो वो सहम गई। उसने सामने रखा पानी का गिलास उठा लिया। मुंह खोलो। उसने उसके मुंह को हाथ से पकड़कर और दवाई उसके मुंह में डाल पानी पिला दिया। गौरांगी अब भी उससे रूठी हुई मुंह नीचे किए बैठी थी। सिंपल से ऑरेंज प्रिंटेड सलवार सूट और बालों का मेसी सा जुड़ा बनाए, जिसकी लटें उसके गालों को छू रही थी, बेदाग सी रंगत लिए। वो अर्धांग का सारा गुस्सा पिघला गई। इससे गुस्सा होना भी मुश्किल है, अर्धांग खुद से बोला और उसके पास बेड पर बैठ गया। नाराज हो गई? वो नहीं बोली। 3-4 घंटे तुम्हें बुखार में कैसे रहने देता? अब गलती मेरी थी तो तुम्हें बुखार हुआ ना, तो फिक्र भी तो मेरी हुई। अर्धांग उसके निकल आए बालों को कान के पीछे कर बोला। उसकी उंगलियों की छुअन से गौरांगी की पलकें झुक गई। इधर देखो, अर्धांग इसरार कर बोला तो उसने पलकें उठाई। वही कल रात की काली शर्ट, नीचे जींस, पैरों में स्लीपर, बिखरे से बाल। देखने से ही लग रहा था कि वो ऐसे ही उठकर उसके लिए दवाई लेने चला गया था। पर कमाल तो देखो, उसकी ये बिखरी सी हालत भी उसकी खूबसूरती 1 इंच भी कम नहीं कर रही थी। अब तो खाली दवाई, अब जाओ कोई आ जाएगा। गौरांगी धीमे मगर प्यार से बोली तो अर्धांग उसकी आंखों की इल्तिजा को मना ना कर सका और उठकर बाहर की तरफ चल दिया। सुनो, गौरांगी ना जाने क्यों पीछे से बोली। बोलो। इस बार वो कुछ रूठा हुआ बिना पीछे मुड़े बोला तो गौरांगी उसकी नाराज़गी समझ गई। और वो नाराज़ हो गौरांगी को फ़र्क ना पड़े, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। चाय बना दूं, पियोगे? दोपहर के 12 बजे चाय, और अब कोई नहीं आ जाएगा? अर्धांग पीछे मुड़कर हाथ बांध कर बोला तो वो मुड़कर खड़ी हो गई। नहीं, मैंने सोचा सुबह उठकर सीधे दवाई लेने ही चले गए हो तो कुछ खाया पिया नहीं होगा। वो कुछ फिक्र से बोली। सच तो ये था, उसने खाया तो कल रात से कुछ नहीं था, बस इसे उसका एहसास उसके पूछने से हुआ था, क्योंकि कल से अभी तक तो वो उसी के बारे में सोच रहा था। चाय नहीं, मुझे भूख लगी है, कुछ बनाया हो तो दे दो, वरना रहने दो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, घर पर कुछ खा लूँगा।
आलू पूड़ी खा लोगे? आज सुबह उसके यहाँ यही बना था। वो सिर हिलाकर बोला तो गौरांगी बाहर की तरफ चल दी। अर्धांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर दिक्कत हो तो सो जाओ, इतना टेंशन ना लो, मैं अभी घर जाकर कुछ खा ही लूँगा। वैसे भी सामने ही तो है। वो उसके माथे को एक बार फिर छू कर बोला तो उसकी आंखें ना जाने किस एहसास से नम हुई। उसका प्यार उसकी आंखों में ही नहीं, उसके हर अंदाज में बयां होता था। भले ही वो लाख गुस्सा कर ले, पर उसकी फिक्र हर बात में झलकती थी। नहीं, अब ठीक है, तुम मुंह धो लो, मैं अभी आई। वो वापस आई तो उसके टॉवल से मुंह साफ कर उसे एक झटके में बेड पर लहराकर फेंक चुका था। गौरांगी ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी कुछ कहा और वो गुस्सा हुआ तो फिर ऐसे ही बाहर चला जाएगा। उसने ट्रे बेड पर रखी, आलू पूड़ी और एक कप चाय लेकर आई थी। अर्धांग बैठ गया। उसने पहला बाइट बनाया और उसकी तरफ देखा। तुमने खाया था? गौरांगी ने सिर हिलाकर बोला तो उसने खाना शुरू किया। वो उसे खाते हुए देख ना जाने क्यों एक पल को मुस्कुराई। गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता था। किस पल वो अपनी आंखें दिखा गौरांगी को चुप करा दे और दूसरे ही पल उसके ना जाने कितने रूप उसे देखने को मिल जाते थे। और ला दूं? गौरांगी बोली तो अर्धांग ने उसके इस बदले हुए रूप को आंखों से उतारा। वो एक परफेक्ट वाइफ की तरह उसके पास शांति से बैठ उसे खिला रही थी और खाने के टाइम एक भी बार उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो लड़ने की हो। नहीं, वो चाय की लास्ट सिप लेकर बोला। गौरांगी फिर एक बार कुछ कहने की कोशिश में उसके सामने खड़ी हो गई, पर इस बार पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाई। जा रहा हूँ, वो उसके मन की बात जानकर बोला, फिर उसके करीब आकर उसे बाहों में भर लिया। उसकी बाहों की गर्माहट गौरांगी के दिल को सुकून से भर गई। वो उसमें और सिमट गई। उससे आती हुई खुशबू उसके मन के तार झंझना गई। रुको, मैं देख लेती हूँ, कोई है तो नहीं? वो उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख कुछ सोचकर बोली तो वो रुक गया। बाहर निकल, उसने सही से चेक किया और उसे इशारा किया। वो बाहर निकला तभी अचानक से आज सुबह से उसी पर नज़र रखे अनिमेष की नज़र उस पर पड़ी, और विपरीत दिशा से आती हुई आराधना की भी, जो कुछ सामान लाने वापस आई थी। उसे घर से निकलते देख चौंक गई। अर्धांग तो हवेली के अंदर चला गया, पर अनिमेष और आराधना एक दूसरे को सर हिलाते हुए देखने लगे। अनिमेष भागकर आराधना के पास आया। कह दो ये झूठ है, मेरा भाई शास्त्री भवन में, मतलब तुम्हारी कौन सी बहन आराधना? यही सच है, और वो मेरी बहन गौरांगी है। आराधना रोनी सी शक्ल बनाकर बोली तो अनिमेष ने अपना सर पकड़ लिया। इसका मतलब मेरा भाई अब तूफान पक्का लेकर आएगा? मतलब उसे लड़की पसंद आ गई? मतलब उसे प्यार भी हो गया? अब कुछ नहीं हो सकता, होगा वही जो मंजूर अर्धांग होगा। प्लीज़ ऐसा मत बोलो अनिमेष, हम तुम तो अच्छे दोस्त हैं, कुछ करो। जानते हो ना क्या होगा अगर घर में ये बात खुली? कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, और प्लीज़ मुझे इस पचड़े में ना डालो। अनिमेष बोला तो आराधना ने उसे घूर कर देखा। तुमसे तो बाद में बात करूंगी, अभी मेरा जाना थोड़ा ज़रूरी है। बोल। आराधना घर की तरफ मुड़ गई और अनिमेष अर्धांग के पास। गौरांगी, ये तो कहो मैं आ गई, वरना माँ तो कान्हा को भेज रही थी। अर्धांग यहाँ कैसे? वो सीधा जाकर गौरांगी से बोली। मुझसे ना पूछो दीदी, कुछ करने से पहले पूछा जाता है कभी मुझसे? ना घर वाले कुछ पूछते हैं और ना वो। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मामला बहुत सीरियस है, अब कुछ करना पड़ेगा। अर्धांग पक्का कुछ कांड करके ही दम लेगा। अभी के लिए मुझे अनिमेष से भी बात करनी होगी। क्या वो भी जानते हैं? गौरांगी चीखी। हाँ, अनुराधा की भाषा में बोले तो अभी अभी तुम्हारे प्रियतम प्यारे को घर से निकलते उसने देखा है, मेरे साथ ही। मुझसे ज़्यादा तो वो मरा जा रहा था ये देखकर। गौरांगी प्लीज़ कुछ कर, तेरे अलावा अर्धांग को कोई नहीं रोक सकता। तू बस केशव की शादी तक संभाल ले। प्यार से गुस्से से लड़कर बाद में उसे अपने कंट्रोल में रख। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अभी के लिए मुझे यही समझ आ रहा है। आप सही कह रही हैं, टेंशन ना लो, केशव भाई की शादी हो जाएगी, आप जाइए। वो शगुन की चुनरी उसे पकड़ाकर बोली, जो वो घर भूल गए थे। कान्हा फ़ोन कर, आराधना कहाँ है? तेरे ताऊ जी गुस्सा हो रहे हैं, या फिर घर जाकर खुद ले आ। ये लड़कियां भी ना लगी होगी गौरांगी को सब बताने। जी ताई जी। बोल जैसे ही वो पीछे मुड़ा, आराधना पीछे खड़ी थी। लो आ गई दीदी। सुंदर सी पीली साड़ी में लिपटी प्रिया शर्माती लजाती आकर केशव के करीब बैठ गई तो वसुधा ने आगे बढ़कर उसके सर से चुन्नी डाल दी। उसके बाद बाकी रस्म शुरू हो गई।
प्रिया के मम्मी पापा ने केशव के हाथ पर चांदी का सिक्का रख रोका पूरी कर दी। सभी काम विधि विधान से हो रहे थे, बस आराधना ही कुकू को संभालते हुए ना जाने की सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ दीदी? सुप्रिया ने पूछा तो उसने धीमे से उसके कान में सब बताया। क्या? वो थोड़ा जोर से बोली तो उसने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ा। सुप्रिया बनावटी मुस्कान लिए सबकी तरफ देखने लगी, फिर पास खड़ी अनुराधा को इशारे से सब बता दिया। उसकी तो आंखें ही चमक गई। अरे वाह, हीरो तो आखिर हीरो ही होता है। अनुराधा ने हाथ नचाकर बोली तो आराधना ने उसे घूरा तो वो चुप हो गई। मैं तो ना पहले ही कन्फर्म कर लूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए जीजा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अनुराधा से जब ज़्यादा देर चुप नहीं रहा गया तो वो सुप्रिया के कान में बोली, अभी चलें, तुम कन्फर्म करना और मैं सामान पैक कर लूँगी। सामान क्यों? अरे तेरे इस कारनामे के बाद घर में तो जगह मिलेगी नहीं हमें। अरे मेरी प्यारी बहना, टेका चिल पिल, बुआ है ना, सारा सामान खुद उठाकर हमारे मुंह पर मारेंगी। अनुराधा बोली तो 1 मिनट को सुप्रिया ने भी उसे आश्चर्य से देखा। अर्धांग, तू सच में गौरांगी से प्यार करता है? अनिमेष छत पर भाग कर हाफते हुए उसके रूम में घुसते हुए बोला। झूठ में भी प्यार होता है? वो उसकी हालत देख नॉर्मली बोला। उसकी तेज नज़रों से अनिमेष बच नहीं पाया था, वो पहले ही उसे देख चुका था खुद पर नज़र रखते हुए। जानते हो, जगमोहन शास्त्री को हमारे घर की तरफ मुँह करके पानी तक नहीं पीते। सही है, पुराने रिवाज के इंसान है, लड़कियों के ससुराल का पानी वैसे भी नहीं पिया जाता। क्या? अनिमेष उसकी बात सुनकर चीखा। मतलब बात यहाँ तक आ पहुँची है? देख अर्धांग, तेरा भाई हूँ ना मैं, थोड़ा सा भी अगर प्यार हो मुझसे तो प्लीज़ ये सियापा मत फैला। कोई राजी नहीं होगा इससे, ये इम्पॉसिबल है। गौरांगी सिर्फ मेरी है, उसके प्यार के लिए मेरे खुद के रूल हैं जिनको बदलने की हिम्मत मुझ में खुद भी नहीं है। पर अर्धांग, उसकी शादी फिक्स हो चुकी है भाई, वो उसे रोकते हुए बोला। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और प्यार भी, पर गौरांगी पर कोई समझौता नहीं। मैंने बात की है उससे, सिर्फ उसका सोच कर सबकी इज्जत का ध्यान भी रखा है। बाकी शादी तो बहुत दूर की, किसी की परछाई तक उस तक नहीं जाने दूंगा। वो बेहद जुनून से बोला तो अनिमेष खामोश हो गया। वो जानता था अर्धांग एक बार ठान ले तो वो किसी की नहीं सुनता। इसका प्रमाण तो वो पिछले सालों से देखता ही आ रहा है। वैसे तू क्या बोल रहा था? मेरी इज्जत करता है, मुझसे प्यार करता है? एक बार फिर बोलना। अनिमेष माहौल को हल्का करने के लिहाज से उसके पास जाकर बोला तो अर्धांग ने उसे घूरा। मैं आपकी बीबी नहीं हूँ जो आपको इजहार मोहब्बत सुनना है मुझसे। तो क्या हुआ, बीबी से भी ज़्यादा तेरा बोलना अच्छा लग रहा है मुझे, बोलना एक बार। वो उसके पीछे घूमते हुए बोला तो अर्धांग रूम से निकल साइड में बने बाथरूम की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रोका हो जाने के बाद खाना पीना होने के बाद शास्त्री फैमिली घर वापस आई। शादी के साथ बाकी रस्मों की डेट भी आज तय कर ली गई थी। कान्हा, जाओ मोहल्ले में सभी को मिठाई देकर आओ। मैं क्यों ताई जी? चलो, गौरांगी दीदी की तो शादी होने वाली है कुछ दिन बाद, पर अनुराधा और सुप्रिया दीदी क्यों नहीं? दीदी बोल दीदी कमीने, मैं भी तुझसे बड़ी हूँ और रात होने वाली है, और फिर मिठाई सिर्फ मोहल्ले में ही तो न जाएगी, आसपास के इलाकों में भी भेजेंगी, तो मैं अकेली कैसे जाऊँ? सही कह रही है छोरी। और छोरे, इतना नखरा काहे दिखा रहा है? तेरी बारी आएगी तो तेरा बड़ा भाई भी फिरेगा लड्डू लेके, और मुझे भरोसा है तेरी तरह नखरे भी नहीं दिखाएगा। ललिता बुआ बोली। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आप ना सबको पेटीएम कर देना, सब 1 किलो मिठाई खुद ही खरीद लेंगे मेरी शादी की खुशी में। कम से कम झोला लेकर नाचना तो नहीं पड़ेगा। देख लो विविधा अपने छोरे के लक्षण, मेरी तो एक बात बर्दाश्त नहीं है इसे। सही कहा बुआ, मुझसे बच के रहना, क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो और मैं अभी सही से बड़ा भी नहीं हुआ। तो सोच लो किसको दब के रहना चाहिए। बूढ़ी किसको बोला छोरा? बोल। वो उसके पीछे भागी तो दरवाजे से आते हुए लोचन काका से कान्हा टकरा गया। अरे लोचन काका, कहाँ चले गए थे? वो उनके गले लगकर बोला तो बाकी सब भी उनकी तरफ देखने लगे। आखिर अपने भाई के बेटी की शादी के चक्कर में वो काफ़ी दिनों से गाँव गए थे। लोचन काका, आपके भाई का एक ही बेटी है ना? कान्हा सबके हाल चाल पूछने के बाद उनसे बोला। जी लल्ला, एक ही थी, निपट गई उसकी शादी, वो भी सब बहुत अच्छे से, कान्हा की कृपा से। हाँ हाँ काका, मेरी ही कृपा है, और अब मैं चैन की सांस लेते हुए कहता हूँ कि अच्छा हुआ जो एक बेटी थी आपके भाई की।
क्या लल्ला, वो ना समझी से बोले। वो फिर कभी काका, अभी आप ये थैला पकड़ो और केशव भाई के रोके की मिठाई बांट कर आइए। आपके आने की खुशी जितनी मुझे है उतनी घर में किसी को नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में इन सब ने मुझे आपकी परछाई बना दिया था। सब काम मुझसे ही करवाते थे। वो बनावटी रोते हुए बोला तो लोचन काका एक बार फिर पिघल गए। अरे लल्ला, ना ना, मैं भी बांट देता हूँ, बोल। उन्होंने थैला उठाया। सब एक साथ बोल पड़े। अरे कुछ चाय पानी तो पी लीजिए, फिर जाना काका, अभी आए और अभी चल दिए। ये कान्हा तो है ही ड्रामेबाज। आराधना आगे आकर बोली तो उन्होंने उसकी बात मान ली। वैसे सिर्फ दवाई देने ही आया था या फिर कुछ और भी किया? अनुराधा उसकी तरफ शरारत से देखकर बोली तो गौरांगी ने उसके मुंह को 2 मिनट देखा। शर्म नहीं आती तुझे? ये सब पूछ कैसे लेती है? नहीं आती शर्म मेरी प्यारी बहना। वो तो 2 रुपए में बेच, मैंने बचपन में ही चूरन खा लिया था, वो खट्टे मीठे वाला, मुझे भी याद है। सुप्रिया झट से बोली तो आराधना ने उन दोनों की बेतुकी बातें सुन सर पीट लिया। कुछ सोचो, अगर घर में किसी को कुछ पता चला जो कि अर्धांग के इरादों से, तो मुझे लगता है ज़रूर पता चलेगा, तो क्या होगा? मैंने कहा तो है अनिमेष से, देखो उसने कुछ किया हो या नहीं। वैसे दीदी, जीजा जी को पता है कि आपकी और अनिमेष भाई की दोस्ती है? क्योंकि हमारे घर में हम लोगों को छोड़ किसी को ये बात नहीं पता। सुप्रिया बोली तो आराधना खामोश हो गई। कुछ बातें छिपी ही अच्छी होती है। लड़का लड़की सिर्फ दोस्त भी होते हैं, ये बात अक्सर लोगों को झूठी लगती है। हर रिश्ता एक सा नहीं होता है, हर मर्द एक सा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारे जीजा जी अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। जानती हो तुम लोग, शादी से पहले खुशी से मैंने अनिमेष से कहा था कि वो तुम्हारे जीजा से मिल ले। आखिर वो मेरा दोस्त था। तो जानती हो वो क्या बोला? आराधना, आज नहीं, समझ लो, जान लो, ठीक लगे तब मिलवाना। तब मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, पर कुछ दिन बाद समझ आ गई। लड़कों की सोच किस बात में कहाँ तक है, ये हर लड़का परख ही जाता है। सिर्फ ख्याल रखना, ज़रूरतें पूरी करना, पैसे कमाना, ये हर रिश्ते की जिम्मेदारी है। प्यार नहीं, प्यार तो कुछ और ही होता है, जिसमें भरोसा, तड़प, बेकरारी, सुकून होता है, जो कभी कभी हमें दुनिया में सबसे खुश नसीब होने का एहसास देता है। वो बोलती रही और वो तीनों खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। सारी बातें होने के बाद जैसे ही सब सोने जाने लगी, टेबल पर रखा गौरांगी का फ़ोन बजने लगा, जिसे देख एक बार फिर अनुराधा ने शरारत से इस्माइल गौरांगी को पास की। ये लो, तुम्हारे प्रियतम का फ़ोन आया है। जानती हो गौरांगी, सिर्फ एक बात का ही अफसोस है मुझे कि ये मेरी बहन पर लट्टू हुआ। यार किसी और पर होता तो लाइन तो मार ही सकते थे ज़िंदगी भर। जीजा वाली फीलिंग ही नहीं आती यार। वो मोबाइल उछाल कर उसको देकर आराधना के रूम की तरफ जाकर बोली। आज वो चारों वहीं सोने वाली थी, लेकिन अर्धांग का फ़ोन देख गौरांगी वहीं रुक गई थोड़ी देर के लिए। हेलो, गौरांगी बोली तो उधर से अर्धांग की सांसों की आवाज़ उसे सुनाई दी, जो उसके जिस्म में एक सनसनाहट ले आई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों के सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।